Hello everyone, my name is Adityanath Sharma and recently I have selected in UP APO and UP GDC 2022। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इन दोनों एग्ज़ाम को मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। अब इस पूरी जर्नी में मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैंने नोट्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और सबसे ज़रूरी जो चीज़ हम सभी को परेशान करती है आंसर राइटिंग, ये मैंने कैसे किया। आंसर राइटिंग यहाँ पे आज हम सभी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा जो चीज़ें मैंने इस पूरे जर्नी में फॉलो की, जिससे मुझे हेल्प मिला और ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया। हम सभी को पता है कि ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं, हमें नहीं पता है क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। तो इसके लिए नोट्स मेकिंग का भी मैंने एक वीडियो बनाया जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ मेंस की बात करेंगे, हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इन सारी चीज़ों को हम आज यहाँ समझेंगे। अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम अपने रिसोर्स की बात करें तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है इस पूरे चीज़ को समझने में। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज़रूरी है कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जुडिशरी के एग्ज़ाम में क्या है कि ये चीज़ें स्टेट टू स्टेट आप वेरी करेंगी। कई बार लगता है कि हम एक साथ कई स्टेट को प्रिपेयर करें या फिर एक स्टेट को प्रिपेयर करें, ये भी एक प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, ये प्रॉब्लम के लिए मैंने एक स्टेट फाइनल किया था। मैं यूपी से रहने वाला हूँ, कुशीनगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस ये जैसा हम सभी का होता है कि हमारा होम स्टेट ही होता है। यूपी मैंने सेलेक्ट किया और हमेशा यूपी को मैंने सेंटर में रखा। अब यूपी को सेंटर में रखा मतलब मैंने यूपी के सिलेबस को अच्छे से देखा। अब अदर स्टेट के जो भी सिलेबस हैं, मुझे लगा कि मैं इस स्टेट को भी टारगेट कर सकता हूँ, तो वहाँ के सिलेबस से मैंने इसको क्रॉस किया। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर कॉमन मिल के आएंगी, जैसे जो भी हमारे कोर पेपर्स हैं वो आपको कॉमन मिलेंगे, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए। तो इन चीज़ों के लिए स्ट्रेटजी सेम होनी चाहिए, इनके अच्छे से एक नोट्स आपके पास होने चाहिए। नोट्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर अदर स्टेट की नोटिफिकेशन आपके सामने है तो आप बड़े कम समय में जो एडिशनल पेपर आपको मिल रहे हैं उनको प्रिपेयर कर लेंगे और फिर आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो इस मेंस राइटिंग के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस देखा था, PYQs थे, प्रेफरेंसेस जो हमने अभी स्टेट वाली बात की, और इसका सिलेबस अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। PYQs, बेयर एक्ट, नोट, क्रक्स थे जो मैंने शॉर्ट नोट्स हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन। बिना रिवीजन के मुझे नहीं लगता कि हम मेंस को या फिर प्री किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे। तो मल्टीपल रिवीजन हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज़ से हम अपने आप को इवेलुएट करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा वीक जोन क्या है। बेयर एक्ट, नोट्स, ये सारी चीज़ें हैं। अब व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, सॉल्व PYQs एज मच एज यूज कैन। अच्छा, जनरली हम में से अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका 3 ईयर लॉ है तो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर लेते हैं, 5 ईयर वाले थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने एज ए बिगनर मैंने भी देखा था, मुझे चीज़ें क्लियर नहीं होती थी, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो और हाँ, ये सारी चीज़ें सेल्फ में आपको बहुत परेशान करती हैं। कई बार आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं तो भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले है PYQs। आप देखिए, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। PYQs के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो इससे 2 बेनिफिट हो रहे हैं। पहली, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि अब मुझे हर स्टेट का तो आइडिया नहीं है, बट यूपी में क्या है कि एक दिन में आपको 2 पेपर देने होते हैं 3-3 घंटे के, बीच में आपको 1.5 आवर्स का गैप भी मिलता है। तो ये प्रैक्टिस 6 आवर्स की प्रैक्टिस आपकी होती है कि आप उस 6 घंटे के प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपका जब एक बार ये सारा बेसिक प्रिपरेशन वाला जो भी प्रोसेस है, ये सर्किल है, वो कंप्लीट हो रहा है, तो फिर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट का जो पर्टिकुलर डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लिखना स्टार्ट कीजिए। इस PYQ में आप हर स्टेट का मैं कहूँगा कि आप PYQ सॉल्व करिए, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, RGS हो, HGS हो,
या फिर अदर स्टेट में जहाँ पे पेपर्स कॉमन है, उन सबको आप लिखिए। अब इसका बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट जो ये होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। फिर स्टार्ट राइटिंग एज पर डिमांड ऑफ द कंसर्न स्टेट यूटीज़, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट आई डिड इन बिटवीन प्री एंड मेंस। अब जुडिशरी की जर्नी में एक चीज़ जो मैंने देखी है कि हमें नहीं पता है हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा। कई बार होता है कि हम कॉलेज से जैसे निकलते हैं हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, कई बार हम सभी को काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मॉक हमें पहले ही स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया था, सॉल्व किया था PYQ, जो एक राइटिंग प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी चल रही है। अब जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मुझे पता है इस दिन मुझे मेंस अपना लिखना है, इस दिन मुझे अपना प्री करना है, मेरे पास नोट्स हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ये सारे कुछ मेरा क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं अपना प्री दे के आता हूँ तो एक आइडिया हम सभी को होता है हम प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 साल से कट ऑफ हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, ये बड़ा अनसर्टेन हो गया है क्योंकि हर एग्ज़ाम में कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहे हैं। अब इसका जो भी रीज़न हो, लेकिन मैंने इस प्री और मेंस के बीच में अपने मॉक दिए थे, मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे और मैंने कई सारे मॉक दिए हैं, मैंने कई सारे टेस्ट लिखे, उसको इवेलुएट कराया लोगों से, यानी टीचर से, सीनियर से, सबके ओपिनियंस लिए और उन चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन किया कि मैंने गलती क्या कर, मेरी से गलती क्या क्या हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आगे देखें तो स्टार्टिंग टू राइट। अब हमें एक प्रॉब्लम हम सभी फेस करते हैं कि हमें कैसे लिखना है, हम सेक्शन वाइज पढ़ें या फिर टॉपिक वाइज पढ़ें, नोट्स कैसे हों। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी में अपने सारे नोट्स, ये जो राइटिंग है, इवन नोट्स भी मैंने जो अपनी पहले वीडियो में बताया है वो मैंने टॉपिक वाइज ही सॉल्व किए हैं, टॉपिक वाइज लिखे हैं। रीड योर नोट्स बुक्स क्लासरूम मटेरियल्स। अगर आपके पास ये कोई क्लासरूम मटेरियल है तो आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसके साथ ही प्लीज़ अपने शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बिलीव मी, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये चीज़ मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ। तो स्टार्ट विथ PYQs हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, जब स्टार्ट में मैंने अपनी राइटिंग स्टार्ट की थी अपने कॉलेज टाइम पे, मैं PYQ सॉल्व करता था तो कई बार होता था कि एक क्वेश्चन में मुझे 20 मिनट लग जाते थे, 22 मिनट लग जाते थे। टाइम लिमिट, टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं होता था, मैं 10 मिनट में नहीं लिख पाता था। तो हम सभी को उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी लिखना स्टार्ट करिए। A4 साइज का यूज़ कीजिए, क्योंकि यूपी में क्या है, आपको A4 साइज़ का ही पेज मिलेगा। मैं अभी वो आगे दिखाऊंगा कि पेज कैसे यूपी में मिलते हैं, कितना आपके पास मार्जिन होता है, कितना स्पेस होता है, वो सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो और इसमें ऐड रीसेंट डेवलपमेंट इन योर आंसर एंड मास्टर नोट फॉर रिवीजन, इजी रीसेंट केसेस अमेंडमेंट। तो ये सब बेसिक है जो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। PYQ सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए। PYQs आप पहले एक बस लिखना स्टार्ट कीजिए, आप स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, टाइम लिमिट को भी लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब अपने मेंस में क्या है कि मेंस में हम सभी लिखते हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सब लिखते हैं, लेकिन सिलेक्शन हम सभी को पता है हम सबका नहीं होता है, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। अब उसका रीज़न क्या है कि वो कॉपियाँ, जो आपकी कॉपी है वो सबसे अलग दिखनी चाहिए, कुछ तो उसमें अलग हो जिससे आपको एज मिले और आप उस जो भी सीट्स हैं 100-200, आप उसमें एक लिस्ट में आपका एक नाम हो। अब इसमें एडिशनल चीज़ें हम क्या करेंगे, हम सेक्शन तो मेंशन करते ही हैं, मैगज़ीन आप लिखिए, मैगज़ीन लिख रहे हैं उसका मीनिंग लिखिए। इनिशियली व्हाट आई डिड आई यूज़ दैट टू 4, ठीक है। PYQs की बात मैंने यहाँ पे की है, मैं हफ्ते में लिख लेता था ये 4-4 करके, 4 PYQs लिखता था। फ्राइडे तक मैंने पढ़ाई की, सैटरडे संडे में लिख लेता था और मैं उसको अपने सीनियर से चेक कराता था। तो वहाँ पे मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आई जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टू बी वेल वर्स विद द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट एंड डायग्राम्स। ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए मेंशन की हैं कि हमें लिखने की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस से आपको डिमांड समझ में आ रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, कीवर्ड्स जो भी आपसे कीवर्ड हैं एक्सप्लेन करने के लिए, कीवर्ड्स ये हो सकते हैं।
फिर आपसे डिस्कस करने की बात की जा सकती है, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जा सकती है, एंड ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं। अब आप जब क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। आपने बहुत सारे PYQs किए हैं, एटलीस्ट देखे भी हैं, तो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं, आप पहले से तैयार हैं इवन टॉपिक के लिए। हाँ, कई बार होता है हम सब कहते हैं PYQs का मतलब क्या है, वो चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी। कई बार होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए लेकिन टॉपिक तो आपके रिपीट होने ही होने हैं, वो टॉपिक आपके सामने वही आएंगे, क्योंकि हम सभी को पता है सिलेबस हमारा फिक्स है, सिलेबस हमारा पर डे चेंज नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए ही मैंने स्टार्ट में कहा था कि टॉपिक वाइज हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, टॉपिक वाइज चीज़ें आपके पास रहेंगे, कंटेंट आपके पास रहेंगे, और हम सभी को पता है कि जब क्वेश्चन हम देखते हैं तो वैसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं, एंड बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी होता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर, अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है, हम सभी फॉलो करते हैं। एक हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट को देखते हैं क्या क्या मेंशन करना है, और फिर लास्ट में हम उसको कंक्लूड करते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो हम सभी फॉलो करते हैं। अभी क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, कई बार होता है हमें डिफरेंस बताने की बात आ जाती है। डिसीजन मेकिंग बेसिकली ये प्रॉब्लम बेस्ड ही होते हैं, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है गिवन फैक्ट्स में कि यहाँ पे क्या डिसीजन हो सकता है। ये कुछ टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चन हमको मिलते हैं, और मैं डिस्कस करूँगा इन सब के स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, जो एक आइडियल है, जो आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो चीज़ें हम सभी ने देखी हैं, मैंने फॉलो की हैं। तो इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम सभी परेशान होते हैं। तो आप पहले टॉपिक को आइडेंटिफाई कीजिए। आपने मल्टीपल रीडिंग की है बुक्स की, नोट्स की, तो आपको पता है कि बेसिक मीनिंग आपके टॉपिक का क्या है। आप बेसिक मीनिंग को लेके क्लियर हैं। मीनिंग लिखिए, आप यहाँ पे जो भी सेक्शन है वो लिखिए। डेफिनेशन हो गया, हाँ ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। और ऑब्जेक्ट, प्लीज़ आप इसको मेंशन कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने 2-3 लाइन का जो भी लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडिंग दे के आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के भी आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके आप इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये हो गया बेसिक इंट्रो। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से DD 32, आप इसमें लिखिए बेसिक मीनिंग क्या है इसका, प्रोविज़न क्या है, कहाँ पे दिया है, एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में, ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर DD की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। ठीक है, आप रूल ऑफ नेसेसिटी को डिस्कस कर सकते हैं, तुकाराम का केस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जाते हैं बॉडी पार्ट पे, बॉडी ऑफ द आंसर। ठीक है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। थोड़ा सा ये देखने में आपको सिली लग रहा हो कि मैंने ये क्या लिखा है, लेकिन प्लीज़ आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन है XYZ, जो भी उसमें कीवर्ड आपको समझ में आ रहा है अंडरलाइन कीजिए, ताकि पता है वो चीज़ आपको आंसर में मेंशन करनी ही करनी है। अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ योर क्वेश्चन, वही जो हम कीवर्ड की बात कर रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट रेलिवेंट कीवर्ड आर डायरेक्टली। ठीक है, अब ये डायरेक्टिव वर्ड क्या होते हैं, डायरेक्टिव वर्ड यही हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, एक्सप्लेन, डिफाइन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, कमेंट, सपोर्ट विथ केस लॉज। अब इन सब का मीनिंग अलग है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली ये चीज़ें मेंशन है तो मतलब आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। अब इन सब का प्रॉपर मीनिंग क्या है, आई वुड आस्क द टीम टू ऐड अ PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप कर लेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्लीज़ उसको देख लीजिएगा कि इन सब का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। तो चीज़ें वहाँ से आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगी कि एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में हमें क्या लिखना होता है, बाकी चीज़ों में हमें क्या लिखना होता है। फिर यूज़ मैगज़ीन सेक्शन नंबर, आप इनको ज़रूर मेंशन कीजिए। DD मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे मैगज़ीन पता है, DD में मैगज़ीन है, आप उसको बॉडी पार्ट में ज़रूर यूज़ कीजिए। यूज स्मॉल पैराग्राफ्स और पॉइंटर्स, ये जो आपका A4 सीट है, आपने इंट्रो और ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है।
अब यहाँ पे आप क्या है कि हम कई बार होता है पैराग्राफ का यूज़ करते हैं, कई बार पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, बट मैंने अपने क्वेश्चन में दोनों यूज किया है। जहाँ पे मुझे जैसी डिमांड समझ में आई मैंने वैसे ही यूज किया था। हेडिंग्स मैंने ज़रूर दिए हैं। मैं अभी आपसे एक ब्लूप्रिंट शेयर करूँगा जो मैंने हर क्वेश्चन के लिए फॉलो किया है। एक अपनी आंसर भी दिखाऊंगा जो अभी यूपी में पूछा गया था कॉन्स्टी के पेपर में। फिर मल्टीपल डायमेंशंस, आप जब आप लिख रहे हैं ये बॉडी पार्ट जब आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एस दिलाएंगी दूसरे कॉपी से। अंडरलाइन द रेलिवेंट पार्ट्स, हाँ ये चीज़ें मुझे भी काफ़ी परेशान करती थी कि हम एग्ज़ाम में लाइन लिख रहे हैं, अब इसमें कुछ अंडरलाइन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं आपसे बताऊं, मैंने जो भी लिखा था अंडरलाइन भी किया था और मैंने कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ किया था। अब केस लॉज जो हैं वो मैंने कहीं कहीं अपने कॉपीज़ में मेंस वाले में उनको भी अंडरलाइन किया था। सेक्शन को मैंने कैपिटल में लिखा था, कई बार मैंने बॉक्स बना के भी यूज़ किया हूँ। तो इन 3 चीज़ों को मैंने फॉलो किया। लेकिन हाँ ये एक सिमेट्री होनी चाहिए। अगर आप ये बॉडी में अपने पार्ट्स को जो भी आप लिख रहे हैं उसको अगर अंडरलाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ पूरी कॉपी में अंडरलाइन कीजिए। सेक्शन को अगर आप बॉक्स बना के इंडिकेट कर रहे हैं तो हर सेक्शन को बॉक्स बना के ही इंडिकेट कीजिए। अब कई बार आप हर जगह अंडरलाइन कर रहे हैं तो पूरी कॉपी में सिर्फ अंडरलाइन होनी चाहिए। अब ऐसा करके हम एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि हमने कहीं पे सेक्शन को अंडरलाइन किया है, कहीं पे केस लॉज के लिए बॉक्स बना दिए हैं, तो वो चीज़ें परेशान करती हैं। बेसिक पर्पज़ राइटिंग का यही है कि आपके सामने जो भी एग्जामिनर है आप उसके काम को आसान कीजिए। आपको डिमांड पता है पूछा क्या जा रहा है, डिमांड को सीधे एड्रेस कीजिए। ऑब्वियसली केस लॉस तो हमें लिखने ही होते हैं, केस लॉस के बिना चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना केस लॉस के सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे क्या है कि आपको ज़रूर एज मिलेगा, कहीं ना कहीं वो आपको फील होगा। आगे हम चलें तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो हम फेस करते हैं अपने एग्ज़ाम में। क्या है कि फ्रेम इशू और इशूज, अगर आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा इशूज बन रहे हैं तो आप नंबर लेके नंबर वाइज यानी इन पॉइंटर में वेदर से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक अब यहाँ पे इंट्रो क्या होगा, ये हमारी सीट है। अगेन इंट्रो, द गिवन प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ दिस सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ये हम लिख सकते हैं और इसका मीनिंग लिख सकते हैं। इसका डीडी का ये मतलब हो गया, इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब हो गया, या फिर रिफ्रेशिंग मेमोरी का ये मतलब हो गया। 155 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एविडेंस के कई बार। सेक्शन 7, 8, 9, 14, 6 एंड ऑब्वियसली कन्फेशन, एडमिशन, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो इन सब का एक हम ये इशू यहाँ पे हम फ्रेम करेंगे। और आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इशू फ्रेम करते समय वेदर वर्ड का यूज कीजिए, क्योंकि इशूज़ वैसे ही फ्रेम होते हैं। अब जो भी आपका लॉ है रेलेवेंट, जो प्रॉब्लम को फॉलो कर रहे हैं, तो उस लॉ को डिस्कस कीजिए। एपीओ के पेपर में हमने सेक्शन 8 पे हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने यही इंट्रो दिया था। फिर 8 में मैंने मोटिव को डिस्कस किया, ठीक है। सेक्शन 8 में मोटिव पे हमारा इलस्ट्रेशन ए डिपेंड है, बेस्ड है, तो मैंने मोटिव डिस्कस किया। अब इस डिस्कशन में मैंने अपने पॉइंट्स को सपोर्ट किए केस लॉज से। नंदू वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का रीसेंट केस लॉ है, और लीडिंग केस लॉज जो और भी हैं वो मुझे कुछ भूल रहे हैं, शायद कोई नन्हे सिंह करके एक केस लॉज है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो प्लीज़ वो चीज़ें मुझे अभी भूल नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप वहाँ उस केस लॉ से अपनी चीज़ को, अपनी पॉइंट्स को सपोर्ट कीजिए। अब ये जब चीज़ें आपकी पूरी हो जा रही हैं, आपने लॉ का एप्लीकेशन कर लिया है, तो फिर आप डिसीजन पे आइए कि आपको क्या लग रहा है, इस प्रॉब्लम में क्या चीज़ हो सकता है। आप डिसीजन में आइए और डिसीजन को लिख दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन अलॉन्ग विद दिस केस लॉ एंड दिस सेक्शन दिस वुड बी द आंसर। जो भी होगा, रेलिवेंट है या रेलिवेंट नहीं है, जो कुछ भी है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे लिखिए। आई थिंक ये हमारा क्या है, ये डिसीजन, ये हमारा एक आइडियल फ्रेमवर्क होना चाहिए प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। ये आपने पहले इंट्रो दे दिया कि ये टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है, आपने इशू फ्रेम कर दिया, 1, 2 जो भी इशू हो रहे हैं। इशू फ्रेम करने के बाद आपने जो बॉडी पार्ट डिस्कस किया है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ
इसमें आप हमेशा फैक्ट के साथ जुड़े रहिए। इन द गिवन फैक्ट्स, इन द ऑन द बेसिस ऑफ एवर फैक्ट्स, इन चीज़ों का वर्ड यूज आप ज़रूर कीजिए, ये वर्ड्स आप ज़रूर मेंशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए केस लॉ से, और लास्ट में आप डिसाइड कर दीजिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इन सारे क्वेश्चन में हर जगह कंक्लूजन की ज़रूरत है। कुछ लोग इसको ही कंक्लूजन कह सकते हैं, ये कंक्लूजन भी हो सकता है, क्योंकि कंक्लूजन का जो बेसिक मीनिंग है वो आपका विजनरी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है, वी काइंड ऑफ अ वे फॉरवर्ड। तो ये मेरा स्ट्रेटजी थी इन क्वेश्चन के लिए। डिफरेंस के लिए, एज पर डिमांड मैनेज योर इंट्रोडक्शन एंड यूज टेबलर फॉर्मेट। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में डिफरेंस बताइए, ट्रायल्स में आप डिफरेंस बताइए, वारंट में, सेशन में, या फिर समरी में। तो आप क्या करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन में अगेन मैंने कहा था, अगर आप रेंज मेंशन कर दें तो प्लीज़ रेंज मेंशन कर दीजिए, और मीनिंग बता दीजिए, बेसिक मीनिंग बता दीजिए क्या है। अब अगर ये आपके पास आपका सीट अलाउ कर रहा है तो, अदरवाइज़ टाइम का कई बार कंस्ट्रेन होता है, तो आप सीधे यहाँ पे एक ये अपने पेज पे ऐसे डिवाइड कीजिए, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। अब यहाँ पे आप आ जाइए पॉइंट में, ये पॉइंट में आपको जो भी चीज़ें याद आ रही हैं यहाँ पे मेंशन करते जाइए। तो ये मुझे लग रहा है बेस्ट वे होता है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि आप यहाँ पे एग्जामिनर के लिए चीज़ें आसान कर रहे हैं। उसने पढ़ा इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट है। अगर हाँ, थोड़ा सा राइटिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। आप प्रॉपर स्पेस का यूज कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जो अच्छे से रीड की जा सके। अब हम आगे बढ़ें तो कंक्लूजन, हमारा जो हमने इंट्रो पार्ट डिस्कस कर लिया, बॉडी में क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है ये भी डिस्कस कर लिया, कैसे मेंशन करनी है ये भी डिस्कस किया। अब लास्ट में आता है कंक्लूजन। कई बार क्या होता है कि टाइम कम होने की वजह से हम हर क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिख पाते, जिसके लिए मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है कि कंक्लूजन अगर आप पहले से लिख के रख रहे हैं तो वो रिवीजन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप उसको हर जगह लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ वहाँ पे कंक्लूजन ज़रूर मेंशन कीजिए। 10 नंबर, 5, इवन 5 नंबर में तो आप छोड़ सकते हैं आप सीधे, क्योंकि 5 मार्क्स में आपके पास स्पेस बड़ा कम होता है, यही एक साइड आपके पास रहता है जनरली, तो इतना स्पेस नहीं है कि आप कंक्लूजन भी मेंशन कीजिए। लेकिन अगर आप 1 लाइन या 1.5 लाइन में लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इससे कोई हमें नुकसान नहीं होना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है हमारा नंबर कट जाएंगे या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम होगी। अब कंक्लूजन में क्या है कि डू नॉट री राइट इंट्रोडक्शन। कई बार हम ये गलती करते हैं कि कंक्लूजन में भी हम इंट्रोडक्शन ही लिख देते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि क्या लिखना है। अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वे फॉरवर्ड और विजनरी पॉइंट्स, ओपिनियन, ये दोनों चीज़ें, सजेशंस, ये तीसरी चीज़। सजेशंस आपसे अगर क्वेश्चन की डिमांड है तो आप प्लीज़ वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। लाइक वीमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है आपके जीएस वाले पोर्शन में, तो आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड है, ठीक है। विजनरी पॉइंट, उसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं, पर्टिकुलर लॉ आपके पास है, तो आप उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कंक्लूजन में मेंशन करना चाहिए। हाँ, प्लीज़ इस चीज़ से आप बचिए, ये तो बिल्कुल मत कीजिए, आप नहीं करना है इस चीज़ को, क्योंकि एग्जामिनर ने अभी ऊपर इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वही चीज़ फिर से उसको मिलेंगे, मतलब आप रिपीट कर रहे हैं, मतलब आप अपने ही मार्क्स कम करा रहे हैं। तो आप वे फॉरवर्ड करिए और विजनरी पॉइंट आपका होना चाहिए। एक डाउट और मैंने फेस किया था कि कंक्लूजन हेडिंग लिखना है या नहीं लिखना है, तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने भी किया है, मेरे मार्क्स नहीं कटे हैं। कुछ क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था कि कंक्लूजन क्या है, लास्ट में कंक्लूजन क्या है लिख के मैंने 2-3 लाइन में लिखा था। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका ये जो पैराग्राफ चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये पैराग्राफ आपका, आप यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट कीजिए, ये अपने सीट में। और प्लीज़ ये जो भी आपका मार्जिन है, हमेशा ध्यान में रखिए कि आप मार्जिन से बाहर नहीं जा रहे हैं, मार्जिन के अंदर ही रह के आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। तो ये एक फ्रेमवर्क हो जाता है, आप यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में भी फॉलो कर सकते हैं।
तो आई थिंक इतनी चीज़ें हम सभी को क्लियर हो गई हैं, और कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अब बात आती है लैंग्वेज पेपर। हमने लॉ पेपर डिस्कस कर लिए, अब हमारे पास लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब यूपी के सिलेबस में क्या है कि हमारे पास एक एस्से होता है, अभी का जो सिलेबस अपडेटेड, एस्से राइटिंग होती है और ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन आपके एमपी में भी है, सीजी में भी है, एंड हमारे पास, एक सेकंड आप ज़रा रुकिए, मुझे एक पेपर मैं एस्से के लिए चीज़ें ओपिनियन कैसे फ्रेम होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो जस्ट अ मिनट। तो ठीक है, अब एस्से की बात जो आ रही है, एस्से राइटिंग ट्रांसलेशन जो एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी, आई थिंक बिहार में भी आता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि डिगलॉट बेयर एक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बेयर लैंग्वेज समझ में आएंगी, ठीक है। एस्से को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक अभी यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने एस्से के लिए जो मेरा सोर्स था वो न्यूज़पेपर था और ओपिनियन था। तो मैं वो अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे मैनेज करेंगी। तो एस्से राइटिंग में क्या है कि आपके पास एक पैराग्राफ दिया है, आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, उसको शॉर्ट करके लिखना है। अब ये चीज़ें क्लियर कैसे होंगी कि आपने रीडिंग अगर आपने कई बार किया है चीज़ों का, तो आपको पता है चीज़ें स्मॉल कैसे करनी है। जनरली क्या होता है, हमें 1/3 में चीज़ें लिखनी होती हैं। रिवीजन से आपने कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं अपने क्वेश्चन से, और उन कीवर्ड्स को आपने यूज़ करके एक दूसरा पैराग्राफ लिखना है, जो एक्चुअल की 1/3 में जनरली होता है। अब बात आती है ट्रांसलेशन, अगेन न्यूज़पेपर रीडिंग, उससे चीज़ें क्लियर होंगी। एंड एमपी छत्तीसगढ़ के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डिगलॉट यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कई बार होता है बेयर एक्ट्स की ही लाइन होती हैं जो रिपीट करती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सोर्स को मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब एस्से को ज़रूरत है अच्छा बनाने की। एस्से में क्या है कि आपका एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। एस्से में सोर्सेज में न्यूज़पेपर, कोटेशंस, रीसेंट एग्जांपल एंड रिव्यू और राइटिंग, आपको देखना है कि आपने लिखा क्या है। ये मैं एस्से के लिए बता रहा हूँ कि हमें ओपिनियन कैसे फ्रेम करने हैं। ये कल का न्यूज़पेपर है, 20 सितंबर का ये न्यूज़पेपर है। हमारा क्या है कि वीमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे कई बार हमें एस्से मिल जाते हैं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि एस्से का इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, कई बार आप एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कल के न्यूज़पेपर में देखिए, मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो अगर हमें एक स्टोरी से मेंशन करना है, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये लाइन यहाँ पे चीज़ें जो मेंशन हो रही हैं कि नए संसद के प्रथम सत्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रेम द री इंट्रोडक्शन ऑफ द वीमेंस रिजर्वेशन बिल। ये चीज़ें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए यूज की जा सकती हैं, या फिर आप कई बार अपनी स्टोरी भी यूज कर सकते हैं, कोटेशन यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग का यही बेनिफिट है। आपको देखिए यहाँ पे कोटेशन भी मिल जा रहा है जो वीमेन से रिलेटेड है। वीमेन बिलोंग इन ऑल प्लेसेस वेयर डिसीजन आर बीइंग मेड, ये चीज़ आपको यहाँ से मिल रही है। अगर आप प्लीज़ इसको कहीं से डाउनलोड करके इसको पढ़िए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आप ये देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है मोर वेलकमिंग हाउस। यहाँ पे जो भी ऑथर हैं, एक स्टोरी से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करें, इस राइटिंग को स्टार्ट किया इन्होंने। तो प्लीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टोरी दीजिए, जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ श्योर रहिए कि कोटेशन के बाद की जो लाइन है वो उस कोटेशन को फॉलो करे। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, मिलती रहनी चाहिए। अब सेम काम हमें करना है अपने हिंदी के लिए। आप हिंदी के लिए भी कोई एक न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। मैंने जनसत्ता यूज किया था। एंड द सेकेंड थिंग कि आप यहाँ पे कोटेशन यूज कर सकते हैं। गूगल के थ्रू आप कई सारे कोटेशंस देख सकते हैं, उसको आप एक जगह लिख सकते हैं, कोटेशंस को एक जगह लिख सकते हैं, जिसको आप अपने एस्से में यूज करेंगे। रीसेंट एग्जांपल, मैंने अपने एक एस्से में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, वहाँ पे मैंने ममा अर्थ का एग्जांपल दिया था। लाइक क्या है ममा अर्थ का एक इनिशिएटिव कि आप उनसे प्रोडक्ट बाई करिए, वो आपके बिहाफ पे पेड़ लगाते हैं। तो इन्वायरमेंट की एस्से में मैंने ये चीज़ लास्ट में मेंशन की थी। फिर विक्टर ह्यूगो का मैंने स्टेटमेंट मेंशन किया था। अब आप अपनी चीज़ों को अगर पढ़ रहे हैं
तो इससे आपको पता चलेगी कि आपकी गलतियां क्या हैं और आपके पास मौका है उसको सही करने का। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया कि कोटेशन से स्टार्ट करना है, मेंटेन द फ्लो, आप डेटा का यूज़ ज़रूर कीजिए, रीसेंट एग्जांपल्स कीजिए, इससे विद अ विजन जो हमने अभी डिस्कस किया कि एक फ्लो में होना चाहिए। अब आगे प्रेसिड राइटिंग के सोर्स अगेन आपको न्यूज़पेपर रहेंगे, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। डिगलॉट बेयरएक्स का आई थिंक इसका यूज़ हमें ट्रांसलेशन में करना है, ये ज़्यादा हेल्पफुल वहाँ पे होगा। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो एक रीडिंग की हैबिट आपकी डेवलप होगी जो आपको प्रेसिड राइटिंग में भी हेल्पफुल होगी। जीएस पेपर के सोर्सेज क्या हैं मेंस के लिए? जीएस पेपर में आपको 8 से 10 महीने का करंट अफेयर देखिए, जिसमें आप सेलेक्टेड टॉपिक इंटरनेशनल अफेयर देख सकते हैं, एक्सरसाइज देख सकते हैं, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं, और इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए जो नोट्स हो। आप पार्लियामेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल अफेयर इनसे एक नोट्स बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं ग्राफ बना के, या फिर जैसा भी आपको सूटेबल हो। फिर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैंने लूसेंट यूज़ किया था, जी के एक घटना चक्र की बुक है ये यूज़ किया था, और मैंने अपने पहले वीडियो में जैसे मेंशन किया है मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी तो बेसिक कंसेप्ट मेरा वहाँ से क्लियर था। तो ये हो गए ओवरऑल जीएस की स्ट्रेटजी। अब हमारे पास आता है, ठीक है, हमें क्या किन चीज़ों से बचना है, 10 मिनट और लगेंगे, किन चीज़ों से हमें बचना है अपने इस पूरी राइटिंग में। ठीक है, पूरी जर्नी में हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो प्लीज़ आप देखिए कि आप अपने स्टेट का सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ के कीजिए कि आपका स्टेट क्या है, किस स्टेट में आपको अपीयर होना है, और स्ट्रेटजी को आप बार बार चेंज मत कीजिए। जो आपकी एक स्ट्रेटजी है फाइनल कीजिए, टेक योर टाइम, आप 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लीजिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अपने रजिस्टर पे लिखिए कि आपने प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, राइटिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। सेल्फ नोट आप ज़रूर बनाइए, चाहे जैसे भी मैनेज करके आप अपने इंस्टीट्यूट के नोट से, लेकिन एक नोट जैसे भी हो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आप रिवीजन करेंगे लास्ट टाइम में। मेंस आपका कल है, आप इसी से रिवीजन कर सकते हैं, अपने जो आपके मास्टर नोट हैं आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आती है प्रैक्टिस। कई बार हमें लगता है कि नहीं एग्ज़ाम पास आएगा फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए पीवाईक्यूज़ की, एटलीस्ट अपनी जर्नी में जब हमारी प्रिपरेशन इनिशियल स्टेज पे है, पीवाईक्यू तो हमें कर ही लेने चाहिए सारे, ताकि आपके पास एक हैबिट डेवलप हो, और आप जब आपका मेंस का नोटिफिकेशन पता हो कि आपको कब मेंस देना है, प्री आपने दे लिया है, और ये जो टाइम है पीटी और मेंस के बीच में आप उसको प्रैक्टिस कर लें और एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, आपने 3 घंटे में ही चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ आप उसको डिवाइड कीजिए कि टाइम का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। मॉक देने से यही बेनिफिट होता है कि हम उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। इक्वल वेटेज टू ऑल पेपर, आपके पास जीएस है, लैंग्वेज है, लॉ है, लोकल लॉज है, सब पे इक्वल टाइम दीजिए। जीएस कई बार होता है कि आप यूपी बिहार में तो यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। रीसेंट केस लॉ से आप अपडेट रहिए, एंड रिवीजन आप बार बार रिवाइज कीजिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस चीज़ को मैं ब्लूप्रिंट को यहाँ पे भी स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी सीट है जो मैंने प्रैक्टिस की थी, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस की थी, और ये लकीली ये क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था। ये चीज़ क्या है कि EWS को यहाँ पे मैंने पहले से अपना लिखा था कि मुझे अगर ये क्वेश्चन मिलता है 20 नंबर में, 15 नंबर में, तो मुझे क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, ये मेरा ब्लूप्रिंट है जिसको मैं अभी एक दूसरे फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि ब्लूप्रिंट क्या है, चीज़ें कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग्स लिखे हैं। हेडिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट हो गए, अगर कुछ चीज़ें आपको और समझ में आ रही हैं तो नीचे ऐड कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें कैसे मूव करेंगी, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बड़े अच्छे से यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको चीज़ें भूले ना, एक बेसिक आइडिया पता चले। प्रोविज़न लिखा है, इसेंशियल लिखा है, मैगज़ीन भी लिख दिया है। आप कई बार इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सेक्शन में। केस आपको पता है तो लिखिए, लीडिंग लिखिए, रीसेंट लिखिए। फिर एनी डायग्राम टू एक्सप्लेन थिंग, आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, आपको डायग्राम की ज़रूरत है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे मैंने कैसे यूज़ किया है। EWS में आप चीज़ें ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये आपका एक डायग्राम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। ये सारा PPT आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर
मैं टीम से कह के इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिला दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आता है ये मेरा आंसर, यहाँ पे है कि एग्जामिन क्रिटिकली द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप यूपी का इस बार का पेपर देखें तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और ये लाइन भी मिलेगा। ये है आपका डायरेक्टिव वर्ड, एग्जामिन क्रिटिकली। इस चीज़ पे आपको पूरा फोकस करना है क्योंकि यही डिमांड है क्वेश्चन की और हमें इसकी वैलिडिटी को चेक करना है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया रिसेंटली अपहेल्ड द 1/3 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूसिंग 10% रिजर्वेशन। हम सभी को पता है EWS में क्या हुआ है, टू द वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में EWS लिखा है। कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हमने इस लाइन को नहीं लिखा, सीधे हम EWS लिख देते हैं क्योंकि हम इसी से हैबिचुअल हैं। तो एग्जामिनर को नहीं पता EWS का क्या मतलब है, हमें यही मान के चलना है कि उसे कुछ नहीं पता है। अब इससे क्या होगा कि आगे मैं जहाँ भी EWS यूज़ करूँगा उसे पता है कि इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, देखिए मैंने एक सेपरेट हेडिंग देके लिखा है, अमेंडमेंट इनेबल द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है 103, ये जो अमेंडमेंट है ये क्या है, इससे क्या चेंजेज हुए हैं। मैंने मेंशन किया आर्टिकल 15(6), 16(6), ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। मैं अगर नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो अब मैंने इसका मीनिंग बता दिया, इसका भी मीनिंग बता दिया 10% के साथ। अब EWS की बात हो गई तो हमें कैसे पता EWS क्या है, इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं। मैंने एलिजिबिलिटी भी डिस्कस कर दी। एलिजिबिलिटी क्या है, मैंने EWS लिख दिया। अब चीज़ें मैं मार्क भी कर रहा हूँ यहाँ पे, 8 लाख पर ईयर, 5 एकर्स, फिर 1000 स्क्वायर फीट। रेसिडेंशियल प्लॉट को भी मैंने डिस्कस किया है 100, 200, और यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है ताकि एग्जामिनर को चीज़ें जल्दी समझ में आए। अब हमारा जो डिमांड था, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, क्या है कि एग्जामिन क्रिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ही हमें एग्जामिन करना है। तो मैं आगे क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये मेरी हेडिंग आ गई। ठीक है, मैंने एक हेडिंग दे दिया कि अब मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने रेशियो यूज किया है। 3:2 का ये जजमेंट है, हम सभी को पता है, मेजॉरिटी का ये डिसीजन है ना। अब यहाँ पे मैंने केस का नाम मेंशन कर दिया, मैंने रेशियो मेंशन किया, नाम मेंशन किया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ ये मैंने मेंशन किया है। एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, 10% से क्या बेनिफिट हो रहा है, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, फिर मैंने मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है ये भी मेंशन किया है क्योंकि हमें एग्जामिन करना है, तो मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है। अब यूपी में 20-15 मार्क्स के लिए 4 पेजेस मिलते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें लिखी हैं। तो मेजॉरिटी ने जो कुछ भी कहा, मैंने आर्टिकल 14 भी मेंशन किया है, 50% का कैप जो हिंदुस्तानी का हम सभी को पता है, इसको भी मेंशन किया है। फिर चीज़ें आ रही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने मेंशन किया है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी का केस मैंने अभी डिस्कस किया। फिर मैंने ओपिनियन के लिए जजेस का नाम भी मेंशन किया है, जस्टिस माहेश्वरी सेड दिस। ठीक है, ये मेजॉरिटी का है। अब माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी हमें पता था, इस केस में हमारे CJI थे उस टाइम के, ललित सर थे और भट्ट, रविंद्र भट्ट, इन दोनों का ये माइनॉरिटी था और भट्ट सर ने ही इसको लिखा है, ये ऑथर है माइनॉरिटी के। अगर आपने पढ़ा होगा जजमेंट तो आपको पता होगा। फिर इन लोगों ने क्या कहा वो चीज़ें मैंने लिखी पॉइंट वाइज, A, B, C। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैंने पैराग्राफ और पॉइंटर दोनों यूज़ किए हैं अपने आंसर में। अब यहाँ पे मेरा कंक्लूजन है, मैंने कैसे कंक्लूड किया है। तो मुझे लगता है एक ये स्टैंडर्ड आंसर है जो मैंने फॉलो किया था अपने पूरे इस प्रोसेस में, हर चीज़ मैंने मेंशन की है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी। तो आई थिंक ये हमारा ये डिस्कशन आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। काफ़ी लंबा ये डिस्कशन मुझे लगता है हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने हर चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट रहा है या फिर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी इस PPTs को आप एक बार और देख लीजिए, जहाँ पे ना समझ में आए पॉज करके देखिए, और राइटिंग पे आप ज़रूर फोकस कीजिए, राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।